बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 4 और हमारा आज का टॉपिक है गोल्गी ऑपरेटर्स। गोल्गी ऑपरेटर्स में हम डिफरेंट सब हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे। उन सब हेडिंग में सबसे पहले नेम्स एंड डिस्कवरी, यानी इसके मुख्तलिफ नाम कौन कौन से हैं और साथ ही साथ डिस्कवर किसने किया था, कौन से साइंटिस्ट थे। तो गोल्गी ऑपरेटर्स, इसको गोल्गी ऑपरेटर्स कहने के साथ साथ हम इसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं और गोल्गी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। गोल्गी कम्प्लेक्स कहने की वजह या गोल्गी बॉडी या गोल्गी ऑपरेटर्स कहने की वजह, मेन चीज़ इन तीनों वर्ड्स में, इन तीनों नेम्स में वर्ड गोल्गी है। गोल्गी हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इनको इस गोल्गी ऑपरेटर्स को डिस्कवर किया था उनका नाम कैमिलियो गोल्गी था। ये इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, फिजिशियन थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको कम्प्लीटली डिस्कवर किया। तो इनके नाम पर हम 1898 में इन्होंने डिस्कवर किया और क्योंकि इन्होंने इसको डिस्कवर किया था इस वजह से इनके नाम पर हम इन ऑर्गेनेलीज को ये नाम देते हैं, यानी गोल्गी ऑपरेटर्स, गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी कम्प्लेक्स। गोल्गी ऑपरेटर्स को हम डिक्टोसोम भी कहते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक गोल्गी ऑपरेटर्स सभी यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, चाहे एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, फंजाई हो या फिर बाकी यूकैरियोट्स। सभी यूकैरियोट्स में गोल्गी ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं। साइज और फंक्शन का फ़र्क होता है, लेकिन अगर हम प्लांट्स में मौजूद गोल्गी ऑपरेटर्स की बात करें तो उनका साइज़, उनका फंक्शन, उनकी फिजियोलॉजी जो है वो एनिमल से, बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। तो इस डिफरेंस की वजह से गोल्गी ऑपरेटर्स जो प्लांट्स में पाए जाते हैं उनको हम डिक्टोसोम्स का नाम देते हैं और इसी गोल्गी ऑपरेटर्स को डाल्टन कम्प्लेक्स भी बोला जाता है। डाल्टन कम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है? इसकी वजह यह है कि बेशक कैमिलियो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया 1898 में, इसके ऊपर बहुत सारा काम किया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन दी, इसकी फंक्शनिंग को एक्सप्लेन किया। वहीं साथ साथ ये भी कहा जाता है कि डाल्टन नामी साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्गी ऑपरेटर्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, उसकी वजाहत की। क्योंकि ये सेकंड साइंटिस्ट थे, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल था गोल्गी ऑपरेटर्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में। यही वजह है कि गोल्गी ऑपरेटर्स को हम उस साइंटिस्ट के नेम पर डाल्टन कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेफिनेशन का। डेफिनेशन में डिफरेंट वर्ड हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर हमारी डेफिनेशन क्लियर होगी। सबसे पहला लफ्ज़ है स्टैक। स्टैक का मतलब होता है ढेर, मजमुआ, अकट कह सकते हैं। ढेर सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई हों तो इस ढेर को, अकट को हम स्टैक का नाम देते हैं। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स। सैक तो वैसे पाउच या थैलियों को हम बोलते हैं, ये नॉर्मली स्फेरिकल इन साइज होते हैं, लेकिन अगर यही सैक, यही मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक जो है, मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल ये जो थैली है, ये अगर फ्लैट हो, ये चिपटी हो, बजाय इसके कि ये इस तरह स्फेरिकल हो, ये अगर इस तरह चिपटी हो, हमवार हो जाए, तो इसके लिए हमारा ये वर्ड होगा या हमारा ये सेंटेंस बनेगा फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। तो गोल्गी ऑपरेटर्स क्या है? गोल्गी ऑपरेटर्स एक्चुअली दे आर स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, यानी मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल हमवार थैलियों का मजमुआ। सैक्स थैलियां हैं और फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड यानी मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल ये हमवार थैलियां, और स्टैक का मतलब क्या है? ढेर है। तो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल हमवार थैलियों का जो ढेर होगा, मजमुआ होगा, उसको हम नाम देते हैं गोल्गी ऑपरेटर्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल, एक यू कह लें कि मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल फ्लैट स्ट्रक्चर या फ्लैट सैक यहाँ पे ड्रॉ किया है। इस फ्लैट सैक को जो कि एक है, इसको नाम दिया जाता है सिस्टर्नी। और ऐसे ढेर सारे मिल के जब स्टैक की फॉर्म एक दूसरे के ऊपर जुड़े होते हैं तो इनका ये स्टैक क्या कहलाता है, या सिस्टर्नी का ये स्टैक या फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक का ये जो स्टैक है, ये जो ढेर है, इसको हम नाम देते हैं गोल्गी ऑपरेटर्स। इसमें ये एक फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड सैक है, फिर दूसरा, तीसरा, मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर जुड़ते हैं स्टैक की फॉर्म में, और ये स्टैक या ढेर की फॉर्म में जुड़े हुए ये मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर, इनको कलेक्टिवली हम गोल्गी ऑपरेटर्स का नाम देते हैं।
और एक स्ट्रक्चर, एक फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड सैक या ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी अपनी मेम्ब्रेन है, फ्लैट है, हमवार है, ये फ्लैट या हमवार मेम्ब्रेन बाउंड सैक जो कि सिंगल है, जिसकी अपनी मेम्ब्रेन है, इसको सिस्टर्नी कहते हैं। यहाँ हमने इसको रेड कलर से जो है वो हाईलाइट किया है, यानी इनमें से हर एक फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड सैक जो है उसको सिस्टर्नी का नाम दिया जाता है। और ये ढेर सारे सिस्टर्नी मिलकर गोल्जी अपरेटस की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो डेफिनेशन के बाद फर्दर, ईच फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक और ट्यूब्यूल या ट्यूब्यूल्स इज नोन एज सिस्टर्नी। यानी वो जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स का स्टैक था उनमें से हर एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक जो है उसको सिस्टर्नी का नाम दिया जाता है। यहाँ पे हमने गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी और गोल्जी कम्प्लेक्स का वर्ड यूज किया था। जब हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक की बात करते हैं तो उस फॉर्म में हम इसको नाम देते हैं गोल्जी बॉडी। और जब मल्टीपल ऐसे ही मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैट सैक्स जो है वो स्टैक की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर जुड़े हों या यही स्ट्रक्चर मल्टीपल हों, कई हों और एक दूसरे के ऊपर जुड़ के ढेर की सूरत में मौजूद हों और इसकी फॉर्मेशन कर रहे हो, तो तब हम कहते हैं इसको गोल्जी अपरेटस। रहा सवाल के गोल्जी कम्प्लेक्स कब बोलते हैं। हमारी बुक में जो डायग्राम है उस डायग्राम में सिर्फ ये फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड सैक नहीं है, या अकेले सिस्टर्नी नहीं मौजूद। सिस्टर्नी के ऊपर और नीचे हमें स्फेरिकल स्ट्रक्चर वेसिकल या वैक्यूल की फॉर्म में नजर आते हैं। तो ये जो हिस्सा फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स पर मुश्तमिल था, स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था या सैक्स था, इसको तो हमने नाम दिया गोल्जी अपरेटस का, जो कि सिस्टर्नी पर मुश्तमिल है। सिस्टर्नी या ये गोल्जी अपरेटस का हिस्सा और साथ में मौजूद ये जो वेसिकल्स हैं इनको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं, दे आर नोन एज गोल्जी कम्प्लेक्स। तो सिस्टर्नी का जो अकट था उसको नाम दिया जाता है गोल्जी अपरेटस, जबकि अगर हम बात करें सिस्टर्नी के साथ मौजूद वेसिकल्स जिनका ताल्लुक इन सिस्टर्नी के साथ है, तो सिस्टर्नी प्लस एसोसिएटेड वेसिकल दे आर कलेक्टिवली नोन एज गोल्जी कम्प्लेक्स। तो ये चीज यहां पे भी एक्सप्लेन की गई है, सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल इज नोन एज गोल्जी कम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एक बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि हम गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी कम्प्लेक्स के डिफरेंट नेम्स क्यों यूज कर रहे होते हैं। जबकि रहा सवाल डिक्टोसोम का या डाल्टन्स कम्प्लेक्स, तो उनकी अलग वजह थी, उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपोजिशन का, कि गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस की कंपोजिशन क्या है। तो मेनली अगर हम डेफिनेशन को गौर से देखें तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो सैक की फॉर्म में हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स की फॉर्म में ये जो स्ट्रक्चर जिनको हम सिस्टर्नी बोल रहे हैं, एक्चुअली दीज आर मेम्ब्रेन्स, और ये सेल मेम्ब्रेन के ही स्ट्रक्चर्स हैं या सेल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल ही स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स क्या है कंपोजिशन के एतबार से, दे आर सिमिलर लाइक सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनकी कंपोजिशन फिर वैसे ही होगी, दे कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और माइनर अमाउंट में लो क्वांटिटी में क्या है इनमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। साइंटिस्ट के मुताबिक जो गोल्जी अपरेटस है वो 3 बुनियादी कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है। उनमें नंबर 1 वेसिकल्स, जिनको ब्लेब्स भी कहा जाता है, जिनको बर्ड्स भी कहा जाता है, ये नंबर 1 पार्ट होगा। नंबर 2 कंपोनेंट पार्ट इट इज वैक्यूल। वैक्यूल और वेसिकल में क्या फर्क है, यहां हम वर्ड इन छोटी थैलियों के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं वेसिकल, और इन थैलियों के लिए हम वैक्यूल का वर्ड यूज करें। वेसिकल और वैक्यूल दोनों ही स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन दोनों में साइज का फर्क है। यहाँ पे साइज छोटा है इसीलिए हम इनको वेसिकल्स या ब्लेब्स या बर्ड्स कह रहे हैं, जबकि यहाँ पे इनका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है, इस वजह से हम इनको वैक्यूल्स का नाम देते हैं। यानी स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेसिकल एंड लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर आर नोन एज वैक्यूल। तो पहला कंपोनेंट वेसिकल या ब्लेब्स, दूसरा कंपोनेंट वैक्यूल, और तीसरा कंपोनेंट ये सिस्टर्नी की फॉर्म में। तो 3 चीजें मिल के क्या करती हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रही होती हैं। अच्छा, अब स्ट्रक्चर या इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि ये ब्लेब्स या ये वेसिकल आ कहां से रहे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये वेसिकल्स, ये स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर आएंगे बर्ड ऑफ होके बर्ड्स की फॉर्म में, और यहाँ पे आके इस साइड पे
गोल्जी अपरेटस की इस साइड पे, आउटर कन्वेक्स साइड पे, इसको हम आउटर कन्वेक्स साइड बोलते हैं जो बाहर से उभरी हुई है। ये आउटर कन्वेक्स साइड, इसको हम सिस फेस भी बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। तो ये सिस फेस, फॉर्मिंग फेस या आउटर कन्वेक्स फेस वाली साइड पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले वेसिकल्स यहाँ पे फ्यूज होंगे, कंटिन्यूसली आते रहेंगे, कंटिन्यूसली फ्यूज होते रहेंगे और इनके फ्यूजन से क्या है, फर्दर सिस्टर्नी की फॉर्मेशन होती रहेगी। अच्छा, वर्ड सिस जो है वो क्यों हम दे रहे हैं इस साइड को, आउटर कन्वेक्स होने के साथ साथ हम इसको सिस फेस या फॉर्मिंग फेस इस वजह से कहते हैं क्योंकि वेसिकल आके यहाँ पे सिस्टर्नी की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो उन सिस्टर्नी की मुनासबत से हम इसको सिस का नाम देते हैं, सिस फेस। जबकि सिस्टर्नी ही की फॉर्मेशन क्योंकि यहाँ पे हो रही है, या गोल्जी अपरेटस की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, इस एंड से हो रही है, इस वजह से हम इस फेस को फॉर्मिंग फेस का नाम भी देते हैं। तो वेसिकल आएंगे, फ्यूज होंगे, कंटिन्यूसली आते रहेंगे, कंटिन्यूसली फ्यूजन होता रहेगा, सिस्टर्नी की फॉर्मेशन होगी। वेसिकल में मौजूद जो मटेरियल है वो यहाँ पे प्रोसेस होगा, मॉडिफाई होगा, फिर जो सब्सटेंसेस मॉडिफाई हुए, जो मटेरियल मॉडिफाई हुआ, वो यहाँ से बर्ड्स की फॉर्म में, वैक्यूल की फॉर्म में रिमूव होगा। जिस एंड पर वेसिकल फ्यूज हो रहे थे, आके जुड़ रहे थे, उसको हमने सिस फेस, फॉर्मिंग फेस या आउटर कन्वेक्स फेस का नाम दिया। जिस फेस से मटेरियल मॉडिफाई होकर वैक्यूल की फॉर्म में रिलीज होगा, उसको हम नाम देते हैं ट्रांसफेस या फिर मैच्योरेशन फेस। ट्रांसफेस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होनी है सेल के अंदर या सेल के बाहर। जबकि इसको हम नाम देते हैं मैच्योरेशन फेस, इसकी वजह क्योंकि मटेरियल जो है वो यहाँ पे आके मैच्योर हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और यूज होने के लिए रेडी है, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इस वजह से हम इसको मैच्योरेशन फेस भी बोलते हैं। इसी एंड को हम कनकेव, इनर कनकेव फेस ऑफ गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं। यहां हम अगर इस तरह डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो ये गोल्जी अपरेटस की जो डायग्राम है इस तरह है। ये आउटर कन्वेक्स उभरा हुआ बैरूनी हिस्सा है इसका, जिसको हम सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कह रहे थे। ये इनर कनकेव पार्ट है जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसको हम इसीलिए, क्योंकि अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इनर है, इसीलिए हम इसको ट्रांस और मैच्योरेशन फेस के साथ साथ कनकेव, इनर कनकेव फेस ऑफ गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। तो यही चीजें यहाँ स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन में लिखी हुई है। तो स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन के मुताबिक क्या है गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स? इट इज कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स, ये जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर थे, सैक्स थे, जिनको हम सिस्टर्नी कह रहे हैं, उन्हीं को ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। और ये ट्यूब्यूल्स कम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कंटिन्यूसली इनकी फॉर्मेशन हो रही है वेसिकल्स के जुड़ने से। अच्छा जी, कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ट्यूब्यूल्स का पेचीदा या कम्प्लेक्स सिस्टम अराउंड सेंट्रल स्टैक। ये सेंट्रल स्टैक है और यहां से वेसिकल आएंगे, इन ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे, ये ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं और एंड पे क्या है, वैक्यूल्स की फॉर्मेशन होते हुए यहां से रिलीज हो जाएंगे। तो कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड सेंट्रल स्टैक। सेंट्रल स्टैक या मेन जो स्टैक है, मेन जो ढेर है, उसके गिर्द और उस पर मुश्तमिल ट्यूब्यूल्स का ये जो मजमुआ है, ये जो कम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको हम एक्चुअली नाम देते हैं ये गोल्जी अपरेटस, ये गोल्जी कम्प्लेक्स है। इट इज कंटिन्यूसली फॉर्म्ड, लगातार बन रहा है। मैंने ऑलरेडी भी कहा कि वेसिकल कंटिन्यूसली आ रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो फ्यूज होंगे सिस फेस पे, फॉर्मिंग फेस पे, और इनकी फ्यूजन से क्या है, कंटिन्यूसली इन ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन होती रहेगी, सिस्टर्नी की फॉर्मेशन होती रहेगी। by the fusion, continuously formed by the fusion of a vesicle which are, यानी वेसिकल की फ्यूजन से कंटिन्यूसली ये बन रहा है और वो कहां से आ रहे हैं, विच आर प्रोबेबली डिराइव्ड बाय द बडिंग ऑफ SCR। वो वेसिकल जो फ्यूज होके सिस फेस पे, फॉर्मिंग फेस पे इसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो हो शायद कहा जाता है कि हो सकता है ये कहां से आ रहे हो, बर्ड्स या ये वेसिकल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले बर्ड्स हैं। तो इस पूरे सेंटेंस को हम इस तरह कह सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले जो बर्ड्स हैं वेसिकल की फॉर्म में, वो सिस फेस पे आके फ्यूज होंगे और इस कम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल सिस्टम की फॉर्मेशन करेंगे जो कि कंटिन्यूसली बन रहा होता है। नेक्स्ट कहा गया है कि इट हैज टू फेसेस, इट हैज टू साइड्स। सिस फेस जिसको फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, कन्वेक्स शेप है, उभरी हुई इसकी सतह है, उस उभरी हुई इसकी शक्ल है। इट इज प्रेजेंट नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
सिस फेस के बारे में कहा जाता है, अगर हम इसी डायग्राम को यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी अपरेटस का ये सिस पार्ट है, आउटर कन्वेक्स पार्ट है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा। यही चीज यहाँ पे बताई गई है, इट इज नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट रिसीव वेजिकल, इसका काम क्या है, वेजिकल्स को रिसीव करना है। वेजिकल यहाँ से आएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और ये इस फेस पे, सिस फेस पे आके जुड़ेंगे। इट रिसीव वेजिकल फ्रॉम एसईआर एंड फॉर्म सिस्टर्नी, वो वेजिकल जुड़ेंगे, जुड़ के क्या है सिस्टर्नी की फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे भी वही वेजिकल एसईआर से आएंगे, जुड़ेंगे सिस फेस पे, इस आउटर कन्वेक्स पार्ट पे, और इन्होंने क्या है सिस्टर्नी की फॉर्मेशन करनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रांसफेस। सेकेंड, फर्स्ट फेज को हमने नाम दिया सिस फेस, फॉर्मिंग फेस या आउटर कन्वेक्स फेस। तो सेकेंड जो फेस है, सेकेंड जो पार्ट है, इनर पार्ट है गोल्जी अपरेटस के एतबार से, उसको हम नाम देते हैं ट्रांस या मैच्योरेशन फेस। ये कनकेव शेप रखता है, यानी कि अंदर की तरफ धंसी हुई शक्ल होगी इसकी। फिर साथ ही साथ इट इज प्रेजेंट नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम इस डायग्राम को यहाँ से देखें तो ये इनर कनकेव पार्ट ऑफ गोल्जी अपरेटस है, और ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली साइड पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होता है। एंड इट फॉर्म वैक्यूल, इसका काम क्या है, वैक्यूल्स की फॉर्मेशन करनी होती है। वो वैक्यूल, उनके अंदर मॉडिफाइड प्रोटीन या मॉडिफाइड सब्सटेंसेस होते हैं, जिनको जहाँ ज़रूरत होती है सेल के अंदर या बाहर, इन वैक्यूल्स के फॉर्म में उन सब्सटेंसेस को, प्रोटीन्स को यहाँ से भेजा जाता है। तो दो फेज थे, स्ट्रक्चर था, और इसकी साथ ही साथ की फॉर्मेशन कैसे हो रही थी उसको हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है फंक्शंस। मेनली जो गोल्जी अपरेटस है उसका काम प्रोटीन से रिलेटेड है। इसका काम मेनली प्रोटीन को मॉडिफाई करना, प्रोटीन को पैक करना और फिर प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना। तो मेनली हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट होगी, ट्रांसपोर्ट के साथ पैकिंग होगी, और पैकिंग के साथ क्या है मॉडिफिकेशन। ट्रांसपोर्ट, पैकिंग एंड मॉडिफिकेशन 3 बेसिक वर्ड्स हैं जिनको हम गोल्जी अपरेटस के फंक्शन में डिस्कस करते हैं। तो उनमें से 2 हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को पैक करने का काम और फिर उनकी ट्रांसपोर्ट करने का काम, ये यहाँ इस पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो प्रोटीन की पैकिंग और उनकी ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। होगा क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद राइबोसोम्स ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे। ये प्रोटीन एंजाइम्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स किसी न किसी हार्मोन की सूरत में हो सकते हैं, किसी न किसी दूसरे स्ट्रक्चर की सूरत में हो सकते हैं। इन प्रोटीन्स को जो कि यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे थे, ये फर्दर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेजिकल की फॉर्म में इनको ट्रांसफर करेगा गोल्जी अपरेटस की तरफ, और ये वेजिकल गोल्जी अपरेटस के सिस फेस पे जाके क्या है फ्यूज होकर सिस्टर्नी की फॉर्मेशन करेंगे। वेजिकल में प्रोटीन मौजूद था, जो जब ये गोल्जी अपरेटस पर जाके जब पहुंचेंगे गोल्जी अपरेटस पर, तो गोल्जी अपरेटस इनको क्या है मॉडिफाई करेगा जरूरत के मुताबिक, और साथ ही साथ क्या है इनको पैक भी करेगा। पैकिंग के बाद ये प्रोटीन्स जो है वैक्यूल की फॉर्म में या तो एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे, सेल से बाहर भेज दिए जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको सेल के अंदर यूज कर लिया जाए। दोनों ही सूरतों में जहां इनकी जरूरत है, जिस लिहाज से जरूरत है, वहां इनको उस लिहाज से भेज दिया जाएगा, या तो एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर सेल के अंदर इनको यूज कर लिया जाएगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले प्रोटीन जो थे उनको ट्रांसफर करके गोल्जी की तरफ भेजा गया, वहां इनकी पैकिंग हुई, पैकिंग के साथ साथ इनको क्या है फर्दर ट्रांसपोर्ट भी किया गया। तो वही चीज जो हमने यहाँ पे डायग्राम में देखी है उसी को हम फ्लो शीट फॉर्म में देखेंगे। प्रोटीन, ये प्रोटीन सिक्रीशन की फॉर्म में कहाँ से आते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाएंगे। यहाँ से वेसिकल की फॉर्म में ये क्या है गोल्जी अपरेटस की तरफ आएंगे। गोल्जी अपरेटस इनको मॉडिफाई करेगा, साथ में पैक करेगा, और फिर फर्दर इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। यही चीज यहाँ पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन में एक्सप्लेन की गई है। गोल्जी अपरेटस आर कंसर्न्ड विद सिक्रीशन, सेलुलर सिक्रीशन। गोल्जी अपरेटस का मेन जो काम है, मेन जो ताल्लुक है वो सेल की सिक्रीशंस के साथ है। सेल, खासकर वो सेल जो सिक्रीशंस प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और यही वजह है कि वो सेल जो किसी न किसी फॉर्म में सिक्रीशंस देते हैं, वो सेल क्या है उनमें गोल्जी अपरेटस साइज में भी बड़े होते हैं। जैसे लीवर सेल हैं, या फिर वो सेल जो पैंक्रियाज में मौजूद हैं, ये सिक्रीटरी सेल्स हैं, और इनमें गोल्जी अपरेटस जो वो साइज में बड़े होते हैं क्योंकि इन्होंने किसी न किसी फॉर्म में सिक्रीशन देनी होती है। जबकि अगर हम बात करें नॉन सिक्रीटरी सेल्स जैसे कि मसल सेल हैं, तो इनमें क्योंकि कोई वाज़ेह सिक्रीशन प्रोड्यूस नहीं होनी होती, इसीलिए क्या है इनमें गोल्जी अपरेटस का साइज भी कम होता है। बहरहाल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है,
गोल्जी apparatus इज कंसर्न विद सेलुलर सिक्रीशंस। गोल्जी apparatus का काम क्या है? सेल की सिक्रीशंस के साथ है, इसका ताल्लुक सेल की सिक्रीशंस के साथ है। और वो सिक्रीशंस एक्चुअल क्या होती हैं? मॉडिफाइड सब्सटेंसेस होते हैं, मॉडिफाइड प्रोटीन होती हैं। उन सिक्रीशंस में मेनली प्रोटीन होगी। और प्रोटीन कहाँ से आते हैं? प्रोटीन्स आर प्रोडक्ट ऑफ दीज प्रोटीन, जो कि यहाँ सिक्रीशन की फॉर्म में गोल्जी से आ रही हैं। दीज प्रोटीन्स आर प्रोडक्ट ऑफ राइबोसोम्स ऑफ RER। ये प्रोटीन या ये सिक्रीशंस एक्चुअली कहाँ से आती हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद राइबोसोम से, और फिर इनको फर्दर क्या है? पास किया जाता है। दे आर पास टू गोल्जी apparatus इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। वही चीज जो हमने स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन की थी उसी को फंक्शन में यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है कि गोल्जी apparatus का काम सिक्रीशन से है। सिक्रीशंस एक्चुअली क्या है? प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है, मेनली प्रोटीन है। प्रोटीन कहाँ से आते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम से। ये वेसिकल की फॉर्म में गोल्जी apparatus की तरफ भेजे जाएंगे। गोल्जी apparatus क्या करेगा? इनको पैक करेगा और साथ ही साथ इन सिक्रीशंस को ट्रांसपोर्ट करेगा। It will transport them where they are required। तो पैकिंग के बाद इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा जहां इनकी जरूरत होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सिलेबस के अंदर यहाँ पे ग्रेन्यूल्स फ्रॉम पेंक्रियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और एज ए MCQs भी आपको इसे जहन में रखना है। इंपॉर्टेंट MCQs है ये। इससे पहले हम एक MCQs यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि गोल्जी apparatus आर कंसर्न्ड विद सेलुलर सिक्रीशंस। पेंक्रियाज क्या है? सिक्रेटरी सेल्स पर मुश्तमिल है। इन्होंने क्या करना है? अपनी सिक्रीशंस जो कि एंजाइम्स की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में होती हैं, उनको अपनी गोल्जी apparatus के अंदर क्या है? पैक भी करना होता है, मॉडिफाई भी करना होता है, और फिर उनको ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करना होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ इनकी ज़रूरत होगी उन प्रोटीन की, उन एंजाइम्स की। तो ये ग्रेन्यूल्स जो है सेम इसी प्रोसेस के तहत बनते हैं पेंक्रियाज के अंदर, जो कि क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस है हमारा, जो कि या फंक्शन है गोल्जी apparatus के हवाले से, वो है मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। गोल्जी apparatus जो है सब्सटेंसेस को मॉडिफाई भी करता है, स्पेशली उन सब्सटेंसेस में प्रोटीन और लिपिड्स हैं, इनको मॉडिफाई किया जाता है। अब किस तरह मॉडिफाई किया जाता है? प्रोटीन और लिपिड्स को यहाँ पे मिक्स किया जाता है बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, गोल्जी apparatus जो है वो प्रोटीन और लिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट को ऐड करके, मिक्स करके क्या करता है? इनको मॉडिफाई करता है। और ये मॉडिफिकेशन क्या करती है? रिजल्ट की फॉर्म में, या यूँ कह लें कि दिस मॉडिफिकेशन विल फॉर्म, इट विल प्रोड्यूस कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब जैसे प्रोटीन के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट मिक्स कर दिए जाएं तो ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, और अगर लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट मिक्स कर दिए जाएं तो ग्लाइकोलिपिड्स बनेगा। तो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन जैसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन जो है वो गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी apparatus के अंदर हो रही होती है। इसी को ही हम मॉडिफिकेशन का नाम देते हैं, इसी को ही हम इस पॉइंट मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस में डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो पॉइंट है जी, गोल्जी apparatus मॉडिफाई प्रोटीन एंड लिपिड्स बाय एडिंग, यानी ये लिपिड्स और प्रोटीन को मॉडिफाई करता है। उनमें क्या चीज ऐड करके? बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट इन देम, इनमें कार्बोहाइड्रेट ऐड करके इन प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई करेगा ये गोल्जी apparatus एंड फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन, जिससे क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन होगी और साथ ही साथ क्या है? ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन होगी, जो कि दोनों ही कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हैं। तो स्टूडेंट इस तरह ये जो मॉडिफिकेशन का काम है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में मुकम्मल करती हैं गोल्जी apparatus। तो ये मेन दो फंक्शन है, इनको हम तीन अलग सूरतों में भी डिस्कस कर सकते हैं, यानी एक हिस्सा ट्रांसपोर्ट का, दूसरा पैकिंग का, और तीसरा क्या है? मॉडिफिकेशन का। दो इकट्ठी सूरतों में भी इस तरह के जी पैकिंग और ट्रांसपोर्ट इकट्ठे कर दिए जाएँ, मॉडिफिकेशन को अलग कर दिया जाए। जैसे आपको इजी लगता है आप इसको इस फॉर्म में जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। लास्ट हमारी चीज़ें इस टॉपिक और वीडियो से रिलेटेड, उनमें एक चीज़ कि बाज़-औक़ात आपको बुक की समझ नहीं आ रही होती, तो आप क्या कर सकते हैं? इसी बोर्ड पर लिखे हुए सारे मटेरियल का स्क्रीनशॉट लें। ये मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन है गोल्जी apparatus से रिलेटेड, गोल्जी कम्प्लेक्स से रिलेटेड, डायग्राम्स भी मौजूद हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, इस पूरे मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स को लिखने के लिए, इसको तैयार करने के लिए। दूसरे नंबर पे कि क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं फाइनल्स में या एग्जाम्स में। गोल्जी apparatus एक तो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तकरीबन सभी बोर्ड्स में, पंजाब के सभी बोर्ड्स में ये इंपॉर्टेंट है, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद डिफरेंट टर्म्स
वो या इसके डिफरेंट पार्ट्स उनका आपको पता होना चाहिए, जैसा कि इसके फंक्शन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर सिस फेस, फॉर्मिंग फेस जो कि स्ट्रक्चर का हिस्सा है ये अलग से पूछा जा सकता है। MCQs पूछा जा सकता है जो कि मेनली क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि दीज आर कंसर्न्ड विद सेलुलर सिक्रीशंस, और पेंक्रियाज के ग्रैन्यूल्स कहाँ से आ रहे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट MCQs बनता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते थे गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर। तो इसी के साथ हम अपने आज की वीडियो और लेक्चर को एंड करेंगे। उम्मीद है आपको क्लियर होगा, इसको गौर से समझिए, तैयार कीजिए और अच्छे नंबर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनली के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।